हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान अकेडमी। हम लोगों ने पिछली कक्षा में नंबर सिस्टम का अध्ययन किया, उसके जितने भी टाइप्स थे और उसके बाद मिसलेनियस टाइप के जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए थे उसका अध्ययन किया। आज की वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ मीन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। फैक्टर मीन्स होता है हमारा गुणनखंड। तो उसके पहले हम लोग एचसीएफ जानने से पहले आज हम लोग जानेंगे पहले अपवर्तक या फैक्टर या फिर गुणनखंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं पहले अपवर्तक। गुणनखंड जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर। तो पहले जानते हैं फैक्टर किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो दी संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं उन्हें दी गई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। जैसे लिखते हैं वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं अपवर्तक कहलाते हैं। इसे एक तरह से और कह सकते हैं, यदि कोई संख्या दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है तो वह दी गई संख्या उस संख्या का अपवर्तक कहलाएगा। जैसे 18 का अपवर्तक, 18 का अपवर्तक हो जाएगा हमारा 18 किसकी संख्या से विभाजित होता है, तो पहले होगा 1 से, 2, 3 हो जाएगा, उसके बाद 6, 9 और 12। तो 18 का अपवर्तक हमारी संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ठीक है, उसके बाद 24 का अपवर्तक, 24 का अपवर्तक हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ठीक है, तो अपवर्तक क्या होता है, वे संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं तो उन्हें दी गई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। जैसे 18 का अपवर्तक क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 24 का अपवर्तक हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ठीक है, तो हमारा अपवर्तक हो गया। इसके बाद हम जानेंगे समापवर्तक क्या होता है। समापवर्तक ठीक है, समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ अपवर्तकों को समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ अपवर्तक ही हमारे क्या कहलाते हैं, समापवर्तक कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं दो या दो से अधिक अपवर्तकों में उभयनिष्ठ अपवर्तक
दो या दो से अधिक अपवर्तकों में उभयनिष्ठ अपवर्तक दी गई संख्या का समापवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, समापवर्तक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अपवर्तकों में उभयनिष्ठ अपवर्तक दी गई संख्या का समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे 18 और 24 का समापवर्तक। तो पहले 18 का अपवर्तक निकालेंगे, उसके बाद 24 का समापवर्तक निकालेंगे। तो पहले 18 का 18 का अपवर्तक हो जाएगा हमारा 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है, उसके बाद 24 का समापवर्तक हो जाएगा हमारा। तो 24 का अपवर्तक हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब इसमें क्या कहा है, हमारी डेफिनेशन ये है, दो या दो से अधिक अपवर्तकों में उभयनिष्ठ अपवर्तक। उभयनिष्ठ में होता है कॉमन, जो दोनों जगह पर हो। अब देखिए इसमें कौन कौन से होंगे? 1 2 3, उसके बाद हो गए 6, उसके बाद आपको ये संख्या नहीं होगी। तो समापवर्तक होंगे 18 और 24 का समापवर्तक बराबर हो जाएंगे 1 2 3 और 6। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं अपवर्तक किसे कहते हैं और समापवर्तक। तो अपवर्तक फैक्टर वे संख्याएं वे सभी संख्याएं, यदि कोई संख्या दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं तो उन्हें दी गई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। जैसे 18 का अपवर्तक हो जाएगा हमारा 1 2 3 6 9 18। उसके बाद 24 का अपवर्तक हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24। उसके बाद है समापवर्तक, दो या दो से अधिक अपवर्तकों में उभयनिष्ठ अपवर्तक दी गई संख्या का समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे 18 24 का समापवर्तक क्या हो जाएगा? समापवर्तक निकालने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे? अपवर्तक करेंगे। 18 का अपवर्तक होगा हमारा 1 2 3 6 9 और 18। 24 का अपवर्तक हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो इसमें जो हमारे कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? समापवर्तक हो जाएगा। तो 18 और 24 का समापवर्तक हो जाएगा 1 2 3 और 6। उसके बाद जानेंगे हम एचसीएफ या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाग कर दे, उसे दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। या फिर इसमें एक और डेफिनेशन होगी, समापवर्तकों में सबसे बड़ी संख्या दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे या विभाजित करे,
उसे इस वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे उसे उस संख्या का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अर्थात इसकी एक डिफिनेशन हम दे देते हैं। समापवर्तकों में सबसे बड़ी संख्या समापवर्तकों में सबसे बड़ी संख्या ही महत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, तो समापवर्तकों में सबसे बड़ी संख्या ही महत्तम समापवर्तक कहलाती है। इसका एग्जांपल हो जाएगा 12 के समापवर्तक और 18 के समापवर्तक। देखिए इसको दो लोग निकालने के पहले अब 12 देखिए कौन संख्या से कटेगी 1 2 3 4 6 और 12। 18 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है, तो 18 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 6 और 9 18 और 12 का समापवर्तक हो जाएगा 1 2 3 6 और 9। अगर हमें समापवर्तक निकालना होगा तो हमारे जो कॉमन अपवर्तक होते वही हमारा क्या होता है समापवर्तक हो जाता। लेकिन हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक में समापवर्तकों में सबसे बड़ी संख्या ही महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, 6 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। अब इस तरह की कौन कौन सी संख्या हो रही है हमारी? 1 होगी 2 3 और 6। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 6। तो वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी? महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे उसे उस संख्या का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अर्थात समापवर्तकों में सबसे बड़ी संख्या ही महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे 12 के समापवर्तक हो जाएंगे 1 2 3 6 और 12। 18 के समापवर्तक हो जाएंगे 1 2 3 6 9 और 18। अब इसमें देखिए कॉमन हमारे क्या करो 1 2 3 और 6। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? समापवर्तकों में सबसे बड़ी संख्या ही क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 6। तो 6 ही क्या हो जाएगा हमारा महत्तम समापवर्तक। उसके बाद है महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट है महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि। तो इसे दो विधि द्वारा निकाला जाता है। पहली विधि हमारी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं गुणनखंड विधि क्या होती है और भाग विधि। तो इसका पहले एग्जांपल एक है
24, 32, 40 का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? 24, 32 और 40 का महत्तम समापवर्तक। तो पहले से क्या करेंगे, गुणनखंड विधि सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसी प्रश्न को ही हम लोग भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो पहले गुणनखंड विधि से करते हैं, उसका क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24, 32 और 40। तो 24 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 24। 32 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 40 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 बचे 40। इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से करने में समस्या हो रही है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 24 में करना होगा ना, ठीक है, 2 2 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। उसी तरह से इसका भी कर लेंगे और उसी तरह से 40 का भी कर लेंगे। इसका भी कर लेते हैं, हो जाएगा 32 का 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4 और 2 2। उसके बाद 40 का 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2 0 0, 2 5 10 और 5 5। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बचे 40। इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 24। ठीक है, इसमें देखिए जो हमारी संख्या कॉमन होगी वही हमारे क्या हो जाएगी, महत्तम समापवर्तक हो जाएगी। इसमें संख्या कॉमन हो रही है, 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो जाएगा और ये। इसके बाद कोई संख्या हमारी कॉमन नहीं हो रही है तो हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 32 24 32 और 40 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा हमारा 8। अब इसी प्रश्न को हम लोग भाग विधि द्वारा देखते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे, उसमें जो हमारा शेषफल बचेगा उस संख्या का हम भाजक से फिर भाग देंगे। भाजक से भाग तब तक देंगे जब तक हमारा शेषफल क्या हो, शून्य ना हो जाए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हमारी इसमें क्या है, 24। 24 का भाग देंगे 32 में, एक बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 24, 12 में से चला जाएगा 8, फिर जाएगा 0, 8 का भाग देंगे 24 में, 8 है 24, शेषफल हो जाएगा 0। अब अगली संख्या हमारी 40, फिर 8 का भाग देंगे 40 पे, 8 बचे 40। अंतिम जो हमारा भाजक होगा, अंतिम जो भाजक होगा हमारा, जिसके बाद संख्या हमारी शेषफल जो है शून्य आता है, तो वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, महत्तम समापवर्तक हो जाएगी। महत्तम समापवर्तक बराबर 8। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि क्या होती है, तो ये 2 विधि होती है। पहली होती है हमारी गुणनखंड विधि, दूसरी होगी हमारी भाग विधि। गुणनखंड विधि क्या है, सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या हमारी कॉमन होगी उसका गुणा कर देंगे तो वही संख्या हमारी हो जाएगी महत्तम समापवर्तक। देखिए 24 32 40, इसका क्या अगर अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 24 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। 32 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 40 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बचे 40। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, ये भी 2 इसमें सभी में हैं, 2 सभी में हैं, 2 सभी में, तो ये हमारा जाएगा महत्तम समापवर्तक 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 8। अब इसी प्रश्न को हम देखते हैं भाग विधि द्वारा। सबसे छोटा संख्या हमारी है 24,
ठीक है, तो 24 को हम क्या करेंगे, भाज्य बना लेंगे, 32 हमारे क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो 24 का भाग देंगे 32 में, तो हमारा आएगा एक बार में जाएगा 8 बचेगा, फिर 8 को 24 में करेंगे, जो हमारा शेषफल बचेगा उसका भाग देंगे भाजक में। ठीक है, तो इसका भाग देंगे, 8 का भाग देंगे 24 में, तो हो जाएगा 3 बार में जाएगा, 8 को 24, शेषफल हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए 8 हम इस संख्या को 0 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे ये हमारा घातांक समावर्तन नहीं होगा। इसके बाद क्योंकि एक संख्या और है, अगर संख्या नहीं होती तो यही संख्या हमारी घातांक समावर्तन हो जाएगी, लेकिन संख्या एक और दी हुई है, उसका भी क्या करेंगे, हम भाग देंगे। फिर अब 8 का है, 8 बचे 40, क्या होगा, 8 से भी संख्या क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो दी गई संख्या में क्या हो जाएगा, हमारा घातांक समावर्तन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हम लोग हिंदी में लिखेंगे लघुत्तम समापवर्ग। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्ग जानने से पहले हम लोग जानेंगे अपवर्ग क्या होता है। अपवर्ग मीन्स मल्टीपल या फिर गुणज। अपवर्ग गुणज से क्या कहेंगे, इसमें मल्टीपल। अपवर्ग किसे कहते हैं, यदि कोई संख्या दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है तो उन्हें दी गई संख्या का अपवर्ग कहते हैं। यदि कोई संख्या दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है तो उन्हें दी गई संख्या का अपवर्ग कहते हैं। यदि कोई संख्या दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है तो उन्हें दी गई संख्या का अपवर्ग कहते हैं। इसे एक सरल भाषा में कह सकते हैं, जो हमारा पहाड़ा या गुणा होता है वही हमारे क्या होता है, अपवर्ग होता है। जैसे 2 का अपवर्ग बराबर हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। उसके बाद है 4 का अपवर्ग बराबर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अपवर्ग क्या होंगे, यदि कोई संख्या दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है दी गई संख्या का अपवर्ग कहते हैं। जैसे 2 का अपवर्ग हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक। 4 का अपवर्ग हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें नोट पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट पॉइंट में जो जाएगा हमारा अपवर्तक के लिए, और यहां पर लिख देते हैं अपवर्त के लिए। ठीक है, तो अपवर्तक में पहला पॉइंट हमारा होगा
एक सभी संख्या का मतलब एक जो है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा अपवर्तकों की सीमा जो है वो क्या होता है, संख्या क्या होती है, सीमित होती है। संख्या सीमित होती है। इसकी अपवर्तकों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। तीसरा पॉइंट होगा अपवर्तकों की जो संख्या होगी वह दी गई संख्या के से छोटी या फिर बराबर होगी। संख्या दी गई संख्या से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा जो अपवर्तकों की संख्या जो दी गई है वह दी गई संख्या से छोटा या फिर बराबर होगा। अब उसके बाद है अपवर्त किसे कहते हैं। अपवर्त में जो नोट पॉइंट है हमारा पहला, अपवर्त में पहला पॉइंट हमारा अपवर्तकों की संख्या क्या होती है, असीमित होती है। अपवर्तियों की संख्या असीमित होती है। ठीक है, इस पे दूसरा पॉइंट हो जाएगा किसी भी संख्या का अपवर्त दी गई संख्या से बराबर या फिर बड़ा होता है। दी गई संख्या से बराबर या फिर उससे बड़ा होता है। अपवर्तियों की संख्या दी गई संख्या से बराबर या यहाँ लिखते हैं बराबर या बड़ा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें बस अपवर्त हो, अपवर्त की नोट पॉइंट हो जाएगा। अपवर्तों की संख्या क्या होती है, असीमित होती है। दूसरा है अपवर्तियों की संख्या दी गई संख्या से बराबर या फिर उससे बड़ी होती है। जैसे कि अब 2 का अपवर्त है तो 2 का अपवर्त उससे बराबर हो गया या फिर उससे क्या होगा, संख्या से बड़ा होगा। और उसी तरह से अपवर्तक में क्या होगा, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। संख्या क्या होती है उसमें सीमित होती है। और अपवर्तकों की संख्या क्या होती है, हमारी सीमित होती है। अपवर्तकों की संख्या से छोटा या फिर बराबर होता है। उसके बाद है समापवर्त। समापवर्त किसे कहते हैं, वह दो या दो से अधिक अपवर्तियों में उभयनिष्ठ जो अपवर्त होता है वही हमारा क्या होगा, समापवर्त होगा। दो से अधिक अपवर्तियों में उभयनिष्ठ अपवर्त दी गई संख्या का समापवर्त कहलाते हैं।
समापवर्त किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अपवर्तियों में उभयनिष्ठ अपवर्त, उभयनिष्ठ मतलब होगा हमारा कॉमन अपवर्त, दी गई संख्या का समापवर्त कहलाते हैं। जैसे 2 और 5 का समापवर्त तो पहले 2 का क्या करेंगे, 2 का निकालेंगे, फिर 5 का, इसका हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 कहाँ मिल जाएगा, इनफाइनाइट। उसके बाद 5 का हो जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 कहाँ मिल जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक। अब हमारी डिफिनेशन है 2 या 2 से अधिक अपवर्तियों में उभयनिष्ठ अपवर्त। इसमें देखिए उभयनिष्ठ कौन सा हो रहा है, देखिए 10 इसमें है 10, उसके बाद 20, उसके बाद होगा आगे इसमें 30 होगा, ठीक है। फिर ये कहाँ तक जाएगा हमारा, इसमें इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसमें जो कॉमन होगा हमारा 2 और 5 का समापवर्त हो जाएगा 2 और 5 का समापवर्त बराबर हो जाएगा 10 20 30 40, कहाँ हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं समापवर्त किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अपवर्तियों में उभयनिष्ठ अपवर्त ही दी गई संख्या का समापवर्त कहलाते हैं। जैसे 2 और 5 का समापवर्त, 2 का पहला क्या करेंगे, अपवर्त निकालेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, उसके बाद 5 का निकालेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, इस तरह से ये कहाँ चलेगा, इनफाइनाइट है। अब उसमें दी गई संख्या में कॉमन जो होंगे हमारे उभयनिष्ठ अपवर्त होंगे, वही हमारे क्या होंगे, समापवर्त होंगे। अब देखिए इसमें क्या है हमारे 10 10, इसमें क्या होगा, दोनों में उभयनिष्ठ हो रहे हैं, 20 हो गए, उसके बाद उभयनिष्ठ, उसके बाद 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे, सब वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, समापवर्त हो जाएगी। उसके बाद है अब हम लोग आएंगे लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, उन्हें दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं या फिर लासा कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, उन्हें दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, उन्हें दी गई संख्या का लासा कहते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका,
2 और 5 का लघुत्तम समापवर्ग क्या हो जाएगा? 2 और 5 का लघुत्तम समापवर्ग हो जाएगा हमारा 10। कैसे होगा? 2 का समापवर्ग करेंगे पहले, 2 और 5 का समापवर्ग करेंगे, 2 हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। 5 का 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। कहाँ तक जाएगा? ये इनफाइनाइट। और हमारी परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्ग कहते हैं। अब देखिए एक इसकी डेफिनेशन होगी, अर्थात लिख सकते हैं समापवर्तियों में सबसे छोटी संख्या जो होगी वही हमारी क्या होगी? लासा कहलाएगी। पहले अर्थात समापवर्तियों में सबसे छोटी संख्या ही लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, समापवर्तों में सबसे छोटी संख्या ही लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। अब देखिए इसमें कौन से हमारे कॉमन होंगे? 10, ठीक है, उसके बाद हमें 20, 30, इसके बाद हमें 40, 50, 60। ठीक है, अब देखिए कौन इसके समापवर्त कौन से होंगे? 10, 20, 30, 40, 50। कहाँ पे जाएगा? ये इनफाइनाइट है। हमारी परिभाषा क्या कहती है? समापवर्तों में सबसे छोटी संख्या ही लासा कहलाती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी? 10। ठीक है, समापवर्तों में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10। तो 10 ही क्या होगा? हमारा लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा। अब ज्ञात करते हैं लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां। ज्ञात करने की विधि। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि। पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि। दूसरी है भाग विधि। तो पहले हम लोग अध्ययन करेंगे गुणनखंड विधि का। तो एग्जांपल हो जाएगा 8, 12, 20 का लासा ज्ञात कीजिए। 8, 12, 20 का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2। 12 का होगा 2 छक 12, 2 3 6 और 3। 20 का होगा 2 दहाने 20, 2 बच्चे 10 और 5। अब लासा जो क्या करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो हमारा गुणज होगा वही संख्या हम उसमें लेंगे। देखिए इसका क्या हो जाएगा? 8 का क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर से लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 12 का 2 गुणे 3 लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1।
अब इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी पहले उसे लेंगे। सबसे बड़ी पावर हमारी 2 की क्या है? 3। लासा बराबर 2 की पावर 3। उसके बाद बची हुई संख्या लेंगे, क्या बची? 3 और 5। 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 8 3 कितना हो जाएगा? 24। 24 पंचे हो जाएगा हमारा 120। तो हमारा लघुत्तम समापक हो जाएगा, लघुत्तम समापक हो जाएगा 120। एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 12 20 का लासा क्या कीजिए तो 8 का आधा गुणनफल हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, या फिर से लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब। 12 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 3 की पावर 1। 20 का आधा गुणनफल होगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी जो घात होगी 2 की सबसे बड़ी घात क्या है हमारी? 3, तो उसे लेंगे। उसके बाद बची हुई जो और भी संख्या है उसे ले लेंगे। ठीक है, 2 की घात क्या है? 3, तो ये 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। 8 गुणे 3 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 120। अब इसी प्रश्न को हम लोग भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो हमारी अगली विधि है भाग विधि। कितना है? 8 12 20। 8 12 और 20 पहले 2 से कटेंगे। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दहाने 20, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंच 10। फिर 2 से करेंगे 2 फिर 2 3 5 को इसे उतार देंगे। फिर 3 से करेंगे 1 1 और 5। फिर 5 से करेंगे 1 1 और 1। ये गुणनफल क्या होगा हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। तो हमारा लघुत्तम समापक पर हो जाएगा 120। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। भाग विधि द्वारा क्या कैसे किया जाएगा? तो संख्या हमारी क्या दी थी? 8 12 और 20। इसका गुणनफल करें, भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे तो 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दहाने 20। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 चार 6, 2 बच्चे 10। फिर 2 से करेंगे 2 1 2। फिर 3 नहीं करेगा 3 से उतार देंगे, 5 वैसे लिख देंगे। फिर 3 से काटेंगे 2 1 2, 1 वैसे उतार देंगे। फिर 3 से 3 5 वैसे उतार देंगे। फिर 5 से करेंगे क्या हो जाएगा? हमारा सटीक हो जाएगा। अब कितना गुणनफल हो रहा है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। तो हमारा लघुत्तम समापक हो जाएगा 120। एक दशा लिखते हैं। दस 15 और 20 का लघुत्तम समापक क्या करना है? 10 15 और 20 का लघुत्तम समापक। पहले क्या करेंगे? गुणनफल से सॉल्व करेंगे। 10 का क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10। 15 का हो जाएगा 3 पंचे 15। तो 20 का हमारा लासा हो जाएगा। गुणनफल क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। अब हमारा लासा हो जाएगा 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 गुणे फिर 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 7। तो लासा हो जाएगा हमारा 7। इसी प्रश्न को हम लोग भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। 10 15 20, 2 पंचे 10, ये नहीं कटेगा काट देंगे, 2 दाने 20। फिर 2 से करेंगे 5 नहीं कटेगा लिख देंगे वैसे ही 15 लिख देंगे, 2 पंचे 10। फिर 3 से करेंगे 5
5 से ही कटेगा, 3 5 15 और 5, फिर 5 से करेंगे, 5 3 5, 5 3 5, 5 3 5, तो गुणनखंड होगा हमारा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 7। ठीक है, तो भाग बीज द्वारा हो जाएगा 7। अब देखिए इसी प्रश्न पर फिर देख लेते हैं। 10 15 20 का लसा क्या होगा? 10 का करेंगे 2 गुणे 5, 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, 20 का हो जाएगा 2 गुणे 5। अब इसमें सबसे बड़ी घात हमारी 2 की क्या है? 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 क्या हो जाएगा हमारा 7। प्रश्न को भाग बीज द्वारा सॉल्व करेंगे। 10 15 20 का 2 5 10, 15 वैसे लिख देंगे, 2 दाने 20, फिर 2 5 काट देंगे, 15 भी नहीं कटेगा, 15 लिख देंगे और 2 5 10, फिर 3 से करेंगे, 5 नहीं करेगा, 5 लिख देंगे, 3 5 15 और 5 तो वैसे लिख देंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 से करेंगे 5, 5 के 5, 5 के 5, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 7, तो लघुत्तम समापन हो जाएगा हमारा, समापन हो जाएगा हमारा 7। अब देखिए एक ट्रिक भी है प्रश्न को लघुत्तम समापन ज्ञात करने के लिए। सबसे बड़ी संख्या, अगर हमको लघुत्तम समापन ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या का हम गुणा करेंगे, गुणा करने पर अगर सभी संख्या उस संख्या से कट जाती है तो वही संख्या हमारा क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापन होगा। जैसे 10 15 और 20 दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या हमारी है 20, तो 20 से मान लीजिए 10 तो कट रहा है लेकिन 15 नहीं कट रहा है, तो अब इसका अगर गुणा करेंगे 2, 20 दूनी कितना होगा 40। अब 40 से देखेंगे 10 तो कट जा रहा है लेकिन 15 नहीं कट रहा, 20 भी कट जाएगा। उसके बाद फिर उसका गुणा करेंगे, 20 से कितना हो जाएगा 60। अब देखिए 60 है तो 60 हमसे 10 से भी कटेगा और 15 जगह 60, 15 से भी कटेगा, तो हमारा लघुत्तम समापन क्या हो जाएगा 60। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और तब तक के लिए धन्यवाद।